नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अम्ब्रेला संगठन की स्थापना एक और मील का पत्थर साबित होगा। इस पहल का उद्देश्य भारत में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र को आधुनिक बनाना और सशक्त करना है, जिससे बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा। इस अम्ब्रेला संगठन की स्थापना से सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्य और सेवाएं सुनिश्चित होंगी। बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा मिलेगी और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान भी होगा। और इंडियन एक्सप्रेस की IE100 की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से देश के ताकतवर भारतीयों की लिस्ट में शुमार हैं। बता दें कि सीएम योगी भारत के 6ठे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। भारत के 100 सबसे ताकतवर व्यक्तियों की लिस्ट में उन्होंने ये स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के सबसे प्रमुख नेताओं में एक हैं। इनकी एक वजह यह भी है कि उनके राज्य में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक 80 है। और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण इवेंट में उत्तर प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट के रूप में भागीदार होने का अवसर दिया है और राष्ट्रीय राजधानी में एक साथ दो बड़े स्थानों पर, यहाँ भारत मंडपम में और उधर यशो भूमि पर, यह एक इंटरनेशनल इवेंट टेक्सटाइल के क्षेत्र की अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके जो एग्जीबिशन लगी हुई है भारत टैक्स के नाम पर, यह एक अत्यंत सराहनीय पहल रही है। पिछले 4 दिनों के अंदर इस फील्ड से जुड़े हुए ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी सहभागिता की है। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद जिस एक फील्ड में सबसे अधिक संभावना हो सकती है रोजगार की, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की, वह टेक्सटाइल का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में यशो भूमि में 20 एक्सीबिटर उत्तर प्रदेश के वहां पर स्थापित हुए हैं और 46 इस भारत मंडपम में उत्तर प्रदेश के हमारे अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, खासतौर पर सिल्क, कारपेट और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत उत्पाद है, जिसे हमने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, इन सब को हम लोगों ने यहाँ पे इस एग्जीबिशन के रूप में जितने भी बायर्स आए हैं देश से, दुनिया से, उन सब के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि
जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं, इन लोगों ने एग्जीबिशन को न केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और खासतौर पर जो पिछले 8-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, पीएम मित्रा पार्क जो देश के अंदर 7 स्थानों में स्थापित हो रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, फ्लेटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे, यानी ग्रेटर नोएडा के बाद 4 अन्य स्थानों पर हमारे ये विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए, या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए, या सीतापुर की दरी के लिए, यानी जो ढेर सारी संभावनाएं हैं देश के अंदर, जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसमें 60% कारपेट उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी जो हमारा सिल्क क्षेत्र है, इसी से यह हम लोग देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। लखनऊ में चिकनकारी का भी जो काम हो रहा है, पिछले 7 वर्षों के अंदर उसे प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है, उसने काफी प्रगति की है, काफी अच्छी दिशा में वह आगे बढ़ा है। ऐसे ही सीतापुर की दरी ने जरी जरदोजी का जो काम बरेली और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पे होता है, तो यह एक न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की आवश्यकता का एक केंद्र है, रोजगार सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम भी है, और साथ साथ विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के साथ साथ रॉ मटेरियल का उपयोग करके हम अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकते हैं, टेक्सटाइल उन संभावनाओं को हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत मंडपम और यशोभूमि में जो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, यह अत्यंत सराहनीय रहा है। आज इसी अब कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट के रूप में इस पूरे अभियान में सहभागी बना रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए जिन 7 स्थानों पर पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल की नई संभावनाओं को लेकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं, उनके लिए एक अवसर है, और न केवल भारत बल्कि दुनिया का मार्केट इसके लिए भारत की प्रतीक्षा भी कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 दिवसीय भारत टैक्स का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भारत टैक्स 2024 में पार्टनर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को सहभागी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और इस पूरे अभियान के लिए जो भी इसके आयोजक हैं उन सबको भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं। और लखनऊ में सीएम योगी ने 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने 35 अग्निशमन वाहनों को फ्लैग ऑफ भी किया है। सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके 1944 में प्रदेश में अग्निशमन विभाग का गठन होता है, और पिछले आपने देखा होगा कि 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक
73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए, 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए, हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए, जिनमें नए अग्निशमन केंद्र, हाई राइज बिल्डिंग हो या सामान्य परिस्थितियों में भी फायर टेंडर के क्रय करने के लिए, या गली मोहल्ले हो या अन्य केंद्रों, अन्य क्षेत्रों में उस प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से जहां आगे बढ़ाए गए, वहीं विभाग में रिक्तियों को पूरा करने के लिए फायरमैन, अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। बहुत बार शिकायत होती थी इन चीजों को लेकर के, वह उद्यमी भी शिकायत करता था और भी अन्य लोग जो प्रदेश के अंदर निवेश करने के इच्छुक थे, उनके द्वारा एनओसी को लेकर के अक्सर बातें की जाती थी। हमने उसको डीम्ड किया, एनओसी की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का कार्य किया। आज उसके बेहतर परिणाम आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग में हुआ सुधार इस दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने जब ये कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए, तो आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम अपने सभी तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फायर की टेंडर की किसी भी कार्यक्रम को, रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा, उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस दृष्टि से प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए, उसके बेहतर भी परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से, जो अभी यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा, 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया। 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। इसके अलावा और भी अन्य कारणों से, खासतौर पर अब सीजन आएगा, इस सीजन में आप देखते होंगे जब तेज लू चलेगी
खड़ी फसल में आग लगने की संभावना दिखती है। उस समय भी फायर विभाग की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। अग्निशमन विभाग उस समय भी जाकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। किसी मार्केट में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, उसको बचाव करने के लिए हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और आज इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अग्निशमन तथा हम लोगों ने आपात सेवाओं को उच्चीकरण करने का काम किया है और इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाएं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया है। अब तक हमारे पास एसडीआरएफ की 6 कंपनियां काम कर रही हैं और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करते हुए महत्वपूर्ण इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व हम लोगों ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को उपलब्ध करवाते हुए प्रदेश में इस कार्यक्रम को जो एक विश्वास अर्जित हुआ है प्रदेशवासियों के मन में, प्रदेश में आने वाले निवेशकों के मन में, आने वाला जो टूरिस्ट है उसके मन में, इस विश्वास को और मजबूत करने का कार्य हम सबको करना है। इस दिशा में हमें पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण में हम लोग उसे तहसील स्तर पर लेकर के गए हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर तहसील फायर स्टेशन से आच्छादित हो जाए। इसके लिए विभाग को प्रयास करना चाहिए, गृह विभाग को उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और एक साथ इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा करके बहुत कम तहसीलें बची हैं जहां पे फायर स्टेशन नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता है कि जब हम लोग 38 ऐसे जनपदों में, जिनमें से 34 में फायर स्टेशन स्थापित हो चुके हैं और 4 में आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसके साथ ही 67 यानी 67 फायर टेंडर, 2 फोम टेंडर, 3000 फायर रेजिस्टेंट ओवरहॉल डागरी, 4 वाटर मिस्ट कैप मोटरसाइकिल माउंटेड सिस्टम के साथ, 15 जीप टोइंग व्हीकल, 2 वाटर बाउजर तथा 1 वाटर बाउजर के निर्माण की जो चेसिस है आज उसको हम फ्लैग ऑफ भी करने जा रहे हैं। यानी इतने बड़े कार्यक्रम के साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गत वर्षों में प्रदेश के इस अग्निशमन विभाग के कार्यक्रम को आगे किया था। हाई राइज बिल्डिंग कभी किसी अग्नि दुर्घटना का शिकार होगी, उन स्थितियों में वहां बचाव के लिए क्या करना है। उस समय हाइड्रोलिक अग्निशमन वाहन हमारे पास वहां मौजूद थे और हमें आज की आवश्यकता के लिए जितनी भी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है उनकी सुरक्षा के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहले चरण में कम से कम जो हमारी बड़ी सिटी हैं उन सब में हम लोग इस सेवा को तत्काल लागू करने, यानी हर तहसील में हमें जहां फायर स्टेशन की स्थापना करनी है वहीं पे हाई राइज बिल्डिंग में इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना से बचाव करने के लिए और उसके प्रशिक्षण के लिए हमें फायर टेंडर, हाइड्रोलिक फायर टेंडर की स्थापना करने के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी घटना दुर्घटना के समय जनधन की हानि को न्यूनतम करने में हम लोगों को मदद मिल सके, हम मदद आम जनमानस की मदद दे सकें और आम जनमानस के विश्वास को बनाए रखने में मदद कर सकें। आज के समय में रिस्पांस टाइम हमारा जितना कम होगा वह पब्लिक की संतुष्टि का आधार भी बनेगा और इस रिस्पांस टाइम के लिए प्रशिक्षण और उस प्रकार के इक्विपमेंट आवश्यक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कानून में व्यापक सुधार करने ही पड़ेंगे और उसको समयबद्ध तरीके से लागू भी करना पड़ेगा। अगर हम समयबद्ध तरीके से उसे लागू करते हैं तो एक निवेशक का विश्वास व्यवस्था पर मजबूत होता है। अगर हम रिस्पांस टाइम को कम करते हैं, कॉमन मैन का विश्वास विभाग पर भी और शासन पर उतना ही मजबूत होता है।
क्योंकि जब वह संकट में है तो संकट में होने पर उसके लिए सहायता के लिए पहुंचना हमारा दायित्व है। और जब उस प्रकार के इक्विपमेंट आपके पास होंगे, उस प्रकार का प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास होगा, उसके लिए हमें तैयार करना हो, अपने आप को तैयार करना होगा। हम मानते हैं अक्सर इस प्रकार की स्थितियों के लिए कुछ समय तय होते हैं। अग्निशमन के लिए या फिर कहीं फ्लड आ गई, फ्लड के सिचुएशन में बचाव के लिए, किसी रोड एक्सीडेंट में बचाव के लिए एक निश्चित समय होता है कि इस समय ही ये ज्यादातर घटनाएं घटित होती हैं। शेष समय क्या? मुझे लगता है उस समय स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोगों को जाकर के उनकी काउंसलिंग के कार्यक्रम को भी हमें अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि सामान्य दिनों में केवल विभाग के भरोसे ही रह करके नहीं, घटना घटित हो जाए तब बचाव करें। महत्वपूर्ण यह है कि हम बचाव के लिए लोगों को पहले से तैयार करें। अग्निकांड के लिए कौन कौन से लापरवाही जिम्मेदार होती है, इसके प्रति लोगों को अगर हम पहले से तैयार कर सकें, कैसे हम जनधन की हानि को रोक सकें। आग की चपेट में आने पर व्यक्ति को सबसे पहला उसका क्या दायित्व बनता है, कैसे वह बचाव के उपायों में जब तक सहायता पहुंचती है। और अब खबर मेरठ से है, जहां एडीजी जोन मेरठ डीके ठाकुर ने देर रात मेरठ में समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ अपराध, कानून व्यवस्था और आगामी चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और भारत मॉरिशस के बीच परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ हुआ, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े। Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of Mauritius, Pravin Kumar Jagnnath, Honorable Ministers, Honorable Members of the Mauritian National Assembly, Mr. Emmanuel Jasma, Acting Resident Manager of Agaliga, Excellencies and distinguished guests, members of the press, all protocols observed. Good morning and namaskar. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome all of you to this special event to witness the joint inauguration of the airstrip of Agaliga, the St. James Jetty, and 6 small development projects. These key projects, which will undoubtedly transform the livelihoods of our fellow Agalians and of our Republic as a whole, will be inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has already joined us through video conference, and the Honorable Prime Minister of Mauritius, Pravin Kumar Jagnnath. Allow me to now invite our first speaker, Mr. Emmanuel Jasma, the Secretary to Cabinet and the Head of Civil Service, Her Excellencies Srimati Nandini Singla, and senior officers of the High Commissioner of India, the Chairperson of the Outer Island Development Board, the General Manager and staff of Outer Islands Development Corporation, distinguished guests, representatives of Afghans' rights and overseas specialist technicians, my brothers and sisters of Agaliga, ladies and gentlemen, bonjour, good morning, and namaste to everyone. It gives me an immense pleasure to welcome our Prime Minister, the Honorable Pravin Kumar Jagnnath, the Prime Minister of India, His Excellency Shri Narendra Modi,
the High Commissioner of India, Her Excellency Srimati Nandini Singla, and the whole delegation to Agaliga for the inauguration of the airstrip of Agaliga, Sir James Jetty, and small development projects. This is indeed a momentous occasion for the people of Agaliga and those living in Mauritius, as the dream of our Prime Minister's father, the late Right Honorable Sir Anirudh Jagannath, has finally become a reality. The inauguration of these two major अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।